नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और आज तो विशेष तौर पर मुहावरों में क्लास लगाई जाएगी। बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आज पाठशाला में बने रहिएगा। औरों को भी बुलाइए, उनको भी पता चले कि क्लास लगाने का एक ये भी अंदाज है और देश के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है आज। तो वो आपको इंपॉर्टेंट महत्व और जो देश के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बस इतना याद दिला दूं कि न्यूज का फैमिली शो है, सबको साथ देखना है। तो जरा बच्चों को भी बुलाइए, पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठशाला में आपको बताऊं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। 100 करोड़ वैक्सीन पर आज साइलेंट मोड वाले नेताओं की क्लास लगेगी। अमूमन आपने मोबाइल साइलेंट मोड पर सुना होगा, लेकिन इस देश में कुछ नेता साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। घन घन अंदर ही अंदर बसते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। तो उन नेताओं की आज क्लास लगाई जाएगी और आज मुहावरों में नेताजी की क्लास लगेगी। अब ये मुहावरों का जिक्र क्यों है, ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। शाहरुख के बेटे और आपके बेटे का क्या कनेक्शन है, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, आज पाठशाला में आपको बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास, जिसमें मुगल सीरीज में आज रानी रूपमती की कहानी होगी। लेकिन पाठशाला में आज सबसे पहले हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास का जब जिक्र कर रहा हूं, आप कहेंगे कि मैं 100 करोड़ का भी जिक्र कर रहा हूं वैक्सीन का, और हिंदी की क्लास कनेक्शन क्या है। दरअसल कई बार होता क्या है कि नेताओं को आम बोलचाल की भाषा में समझाइए, क्लास लगाइए तो समझ में नहीं आता। हिंदी क्या है, बहुत इधर तक मार करती है, मारक क्षमता हिंदी की बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगा आज हिंदी की क्लास लगाता हूं, आपके काम भी आएगी और कईयों का काम भी लगाएगी। 21 अक्टूबर, ये जो तारीख है आज की, जिसको देश में सबको याद रखना चाहिए, ये 21 अक्टूबर 2021 की जो तारीख है, ये तारीख बड़ी अहम है, इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस जो हैं वो देश में आज लगा दी गई, जिसके बारे में मैंने आपको कल विस्तार से बताया था। इस आंकड़े को हमने पार कर लिया। ये पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज पहला मुहावरा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आज मैंने कहा है मुहावरों में बात होगी। तो पहला मुहावरा जो है, वो पहला मुहावरा कहता है, सुनिए जरा, अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना, यह है मुहावरा। और इस मुहावरे का मतलब है बहुत मुश्किल काम होना। यानी जो काम आपको लगे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम, यह इसका मतलब है। और इसका प्रयोग आपको समझाता हूं। प्रयोग कमोवेश ऐसा है कि विपक्ष से देश की उपलब्धि पर तारीफ कराना मानो अंगद का पैर होना। यह है अंगद का पैर होना मुहावरा। और इस देश में विपक्ष से देश की किसी उपलब्धि पर वाह वाह करवा लेना अंगद का पैर होना है। बड़ी से बड़ी उपलब्धि देश हासिल कर ले, लेकिन विपक्ष इसी चक्कर में फंसा रह जाता है कि कहीं क्रेडिट नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को ना चला जाए। बस वहीं जाकर उनकी सुई फंसती है और पूरा मामला अंगद के पैर जैसा हो जाता है। विपक्ष की हालत तो एक और मुहावरा ध्यान आता है, अटका बनिया दे उधार वाली भी नहीं है। अटका बनिया दे उधार, यह भी एक मुहावरा है। यानी मुश्किल में फंसकर कोई काम कर देने वाली स्थिति भी नहीं है कि चलो मुसीबत सिर पर आई है तो कर लेते हैं। अटका बनिया दे उधार, चलो मजबूरी में ही सही देश के साथ खड़े दिख जाते हैं, तारीफ कर देते हैं। यह भी विपक्ष की हालत नहीं बची। और पब्लिक की हालत है कि अंत न पाना जैसी, यानी इसका रहस्य न जान पाना कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि देश के लिए दिल से कुछ ना निकले। पर वो रहस्य आज हम खत्म करें, क्योंकि ये आज ये जो 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ का आंकड़ा किसी पार्टी या नेता की उपलब्धि नहीं है, देश की उपलब्धि। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरे देश को दिया, जनता को दिया, दवाई कंपनियों को दिया, कोरोना वॉरियर्स को दिया। पहले एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर ये मुहावरों की क्लास आगे बढ़ाता हूं और क्लास लगाना शुरू करता हूं। 21 अक्टूबर
2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने आकर एक बार भी अपनी सरकार की तारीफ नहीं की। जिन्होंने वैक्सीन बनाई, जिन्होंने वैक्सीन पहुंचाई, जिन्होंने वैक्सीन लगाई, उनको सारा क्रेडिट दे दिया। लेकिन विपक्ष ये काम नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी किसी पार्टी को नहीं देते, लेकिन कम से कम उनको तो देते जिन्होंने इतनी मेहनत से 100 करोड़ डोजेस लगाई। और इसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के लिए मुझे मुहावरा ध्यान आता है विपक्ष की हालत पर। और विपक्ष के लिए मुहावरा क्या है? विपक्ष के लिए मुहावरा है, काटो तो खून नहीं। यह विपक्ष के लिए मुहावरा है, काटो तो खून नहीं। और इस मुहावरे का मतलब होता है, इसका मतलब नहीं कि आपको अनार खाने की जरूरत है, खून कम हो गया। इसका मतलब होता है सन्न रह जाना। यानी जिस विपक्ष को लग रहा था कि अभी तो बड़ा मामला हाथ आया है, वैक्सीन पर घेरेंगे, मुद्दा बनाएंगे, वो 100 करोड़ का आंकड़ा देकर 100 CR वो सन्न है, यानी काटो तो खून नहीं। यह विपक्ष की हालत है। और इसका प्रयोग क्या हो सकता है? कहते हैं ना एग्जाम में एक वाक्य लिखकर समझाइए मुहावरा। देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगती देख विपक्ष की हालत ऐसी है जैसे काटो तो खून नहीं। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है। पूरा देश जश्न मना रहा है। आज स्वास्थ्यकर्मी लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, कोई गर्व कर रहा था, कोई दिवाली से पहले दिवाली मना रहा था। लेकिन विपक्ष सन्नाटे में था। जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, उनका एक भी ट्वीट उपलब्धि नहीं था। नेताओं का साइलेंट मोड, जो मैं आपको मोबाइल में साइलेंट मोड होता है, वो नेता आज साइलेंट मोड में थे। घन्न घन्न अंदर अंदर बज रहे होंगे तकलीफ में, लेकिन बाहर आवाज नहीं आ रही थी। और कौन कौन साइलेंट मोड में थे? साइलेंट मोड वाले नेताओं के नाम जान लीजिए, जो ऐसे तो सबसे ज्यादा रिंग करते हैं, रिंग रिंग। इसमें राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आज साइलेंट मोड पर, एक तारीफ नहीं कर पाए देश के स्वास्थ्य कर्मियों की, वैक्सीन बनाने वालों की, वैज्ञानिकों की। इसमें पीजी प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, एक ट्वीट नहीं आया। मायावती, एक ट्वीट इनका भी नहीं आया कि चलो हम तारीफ कर दें, देश के साथ खड़े हो जाएं। शरद पवार, इनके नेता जो हैं नवाब मलिक, वो वहां ड्रग्स मामले में इतना आनंद फानंद में लगे हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। एक देश के लिए ट्वीट नहीं कर पाए ये लोग। अखिलेश यादव, ये भी साइलेंट मोड में, एक ट्वीट नहीं आया। उद्धव ठाकरे, एक ट्वीट नहीं आया। ये सब साइलेंट मोड वाले नेता हैं। लेकिन अब इन नेताओं के बारे में आपको मुहावरों के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी को समझिए, क्यों ये साइलेंट मोड में है। राहुल गांधी के लिए कौन सा मुहावरा है? राहुल जी के लिए मुहावरा है, और वो मुहावरा कहता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब राहुल जी पार्टी में नाचते हो ना नाचते हो, लेकिन सियासत में उनके लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति अभी दिख रही है। मतलब इसका यह होता है, जो लोग हिंदी में कमजोर हैं उनके लिए बता दूं, मतलब जानकारी के अभाव में दोष दूसरे पर मढ़ देना, दोष दूसरे पर डालना।
अब भाई आप कहेंगे इसका प्रयोग करके बताओ कैसे आगे इस्तेमाल करना है, पूछ लेगा कोई स्कूल में कॉलेज में, बच्चों का फैमिली शो कहते हो, बताओ इसका प्रयोग है। बिना वैक्सीन के ज्ञान के राहुल जी की सलाह वैसी ही थी मानो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 100 करोड़ टीके की उपलब्धि पर राहुल गांधी आज चुप है। ठीक है, आपको प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय नहीं देना है, ठीक है। आपका यह नहीं मानना है कि यह सरकार की उपलब्धि है, तो आप डॉक्टर्स को बधाई दे देते, वैज्ञानिकों को दे देते, कोरोना वॉरियर्स को दे देते, कुछ नहीं। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किया, जरा डालिए दिखाइए। आज ही उन्होंने महंगे पेट्रोल डीजल पर ट्वीट किया, लेकिन वैक्सीन पर एक ट्वीट नहीं कर पाए। फिलियनेयर, बिलियनेयर जो होता है 100 करोड़, उसका उन्होंने फिलियनेयर डाला। कोई नहीं कह रहा कि आप पेट्रोल का मुद्दा नहीं उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन कम से कम आज के दिन, आप तो बीच में छुट्टी मना के आए, अगर इतनी तकलीफ थी तो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाते, दिन भर फिर इसी की बात करते वैक्सीन की। वो नहीं किया। ट्वीट बहुत देर बाद आया भी तो ये आया। और इसके पहले किस तरीके का ट्वीट था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 19 सितंबर का एक ट्वीट उनका। 19 सितंबर को क्या ट्वीट करते हैं, इवेंट खत्म। ये उन्होंने ट्वीट किया 19 सितंबर को। 19 सितंबर इवेंट खत्म। मतलब देश में वैक्सीन पर वैक्सीन लग रही थी और राहुल गांधी इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। या तो उनको समझ नहीं थी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि भाई ये वैक्सीन का क्या महत्व है, या फिर उनकी पॉलिटिक्स हावी थी। 1 अगस्त वो ट्वीट करते हैं, जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गई। अरे वैक्सीन लगी रही है तो वैक्सीन की कमी कैसे होगी? एक दिन में 140 करोड़ को लग जाएगी क्या? 14 जुलाई फिर ट्वीट करते हैं, जुमले हैं, वैक्सीन नहीं है। अरे वैक्सीन नहीं थी तो 100 करोड़ को कैसे लगी? 11 जुलाई मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं बढ़ी। कुछ हो जाए सब वैक्सीन पर जोड़ते थे। मंत्रियों की संख्या और वैक्सीन की संख्या का क्या लेना देना था? हर चीज वैक्सीन से जोड़ते थे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वैक्सीन कैसे बनेगी, कितने दिन में बनती है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ नहीं, सब चीज वैक्सीन से जोड़ दो। लगातार वैक्सीन की रणनीति पर सवाल उठाते रहे। वैक्सीनेशन की रणनीति नहीं बदली तो तीसरी, चौथी, पांचवी लहर आ जाएगी, ये तक कह दिया था। एक बार सुनिए। ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी, 5th वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वायरस को समझिए। अरे जो लोग वैक्सीन बनाए बिना वायरस को समझे बनाए हैं, हवा में बना दिए वो लोग। और कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री की वजह से ये हालत हो गई है। मतलब आप मान रहे थे कि वैक्सीन प्रधानमंत्री को लगवानी थी तो आज लग गई, 100 करोड़ तो दे देते क्रेडिट। नहीं, आज सन्नाटे में कह रहे हैं कि वैक्सीन की रणनीति बदलो, चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब लहर आ जाएगी। अभी तक भगवान की कृपा से और ये जो वैक्सीनेशन हुआ, इसका असर है कि केसेस कम हो रहे हैं। तो जब आपको नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप वैज्ञानिक जैसा करने लगते हैं, तो उसको मुहावरे में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये मुहावरा रटी है, बच्चों को बता दीजिएगा, अगले बार से लिख देंगे यही। अब अगला नाम आता है साइलेंट मोड में। आज कौन है? उनका नाम है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा, ये है उनका नाम। इनके लिए क्या मुहावरा है भाई? इनके लिए हम लोग मुहावरे के जब झोले में गए तो देखा क्या मुहावरा निकलता है। इनके लिए मुहावरा है गले पर छुरी चलाना। छुरी चलाना। अब आप कहेंगे गले पर छुरी चलाना। एक तो आपको क्लियर कर देता हूं कि मुहावरे में बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्या है। वो मुहावरा है, उसको उसी तरीके से लीजिए। किसी पर
डायरेक्ट वैसा कनेक्ट नहीं है कि छुरी ही चला रही है। इसका मतलब होता है मुहावरे का, मतलब यह है मुहावरे का कि भयंकर नुकसान पहुंचाना, भयंकर नुकसान पहुंचाना। अब आप कहेंगे कि इसका क्या कनेक्ट है, इसका बताओ, मतलब बताओ, इसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो प्रियंका वाड्रा, वाक्य बना के दिखा रहा हूं, प्रियंका वाड्रा देश की कोशिशों के गले पर छुरी चला रही थी। कैसे चला रही थी आपको बताता हूं। आज एक ट्वीट नहीं किया इन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर, उन्होंने वैक्सीनेशन पर ही सवाल उठा दिए थे। 2 जुलाई 2021 की घटना है, 2 जुलाई 2021 का ट्वीट है उनका कि भारत के वैक्सीन प्रोग्राम को कंफ्यूज्ड बता दिया उन्होंने। आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपके पार्टी में नहीं समझ में आ रहा है, या आपको पॉलिटिक्स करनी है, ये कीजिए, लेकिन वैक्सीन प्रोग्राम को कंफ्यूज्ड बताकर आप जनता को कंफ्यूज्ड करें और वैक्सीन न लेने जाएं वो लोग, तो सोचिए देश में क्या होता। अभी आपको बताऊंगा कि अगर वैक्सीनेशन 100 करोड़ की नहीं होती तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता। तो ये गले पर जो देश कोशिश कर रहा था सबको वैक्सीनेट करने की, उसके गले पर छुरी चलाने जैसा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने जैसा है। 28 मई 2021 का ट्वीट, वैक्सीन के लिए भारत दुनिया पर निर्भर क्यों है? अरे भाई, हम अपना बनाकर चला रहे हैं, अपनी वैक्सीन चला रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप भारत की जो वैक्सीन है उसको मिक्स एंड मैच कीजिएगा तो ऐसा बनेगा कि गजब हो जाएगा। सोचिए, एक उनका स्टेटमेंट भी सुनिए। Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. अब प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि कंफ्यूज्ड प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन का। अगर कंफ्यूजन में देश में 100 करोड़ वैक्सीन लग गई है तब तो भगवान मालिक है। ऐसा लगता है हम लोग 500 करोड़ लगा लेते अगर इनके हिसाब से चलते तो। प्रियंका वाड्रा कह रही ना कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंफ्यूज्ड है, तो 100 करोड़ के आंकड़े को ऐसे ही छू लिया। गले पे छुरी चलाना मतलब भयंकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, भ्रम पैदा करने की कोशिश करना। अब आपको दूसरा बताता हूं, इनको सुन लिया आप दोनों को। अब कि आपको सुनना चाहिए अखिलेश यादव। अब इनके लिए मुहावरा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अखिलेश यादव के लिए कौन सा मुहावरा है भाई, गेस कीजिए, बताइए। अखिलेश यादव के लिए मुहावरा है गूंगे का गुड़। मैं बार बार कह रहा हूं, शब्दों पे मत जाइएगा, किसी के लिए कुछ आहत करने वाला नहीं होता, ये मुहावरा है, चला आ रहा सालों से, तो उस पे मत जाइएगा। तो गूंगे का गुड़, अब गूंगे के गुड़ का मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जिसका बखान न किया जा सके, ऐसी बात जिसका बखान न किया जा सके। अब आप कहेंगे अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया भाई, गूंगे का गुड़ क्या है? सेंटेंस फॉर्म कीजिए, कहते हैं ना क्लास में टीचर, वाक्य बना के दिखाइए। तो प्रयोग है वाक्य में, अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर वह कर दिया जो मानो गूंगे का गुड़ हो। अब आप बताइए मुझे, दुनिया में किसी साइंटिस्ट के पास जाइए और कहिए कि हमारे पास भारत में एक नेता है जो कहता है ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, तो अपना माथा पीट लेगा ना कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन। तो ये अखिलेश यादव ने ऐसा काम किया जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकता, लेवल से ऊपर है। एक बार सुनिए उनको, उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
ये उस जनवरी के महीने की बात है जब वैक्सीन आई ही थी। तब इन लोगों ने वैक्सीन को लेकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। सोचिए अगर लोग कंफ्यूजन में रह गए होते तो आज 100 करोड़ तक पहुंचते। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया, कहा कि वैक्सीन लगवाएंगे, विरोध तो बीजेपी के टीके का था। अरे बीजेपी का टीका क्या होता है? अच्छा, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया। उनको 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पर गर्व नहीं है। वो क्या कह रहे एक बार सुनिए, फिर आगे बताता हूं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार का भाई। कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये बताए कि आपने डबल डोज कितने लोगों को लगा दी। दूसरी बात, जन कल्याण योजनाएं हैं, ये जनता के पैसे से होती हैं, ये जनता के टैक्स से ये योजनाएं पूरी की जाती हैं। तो जनता के पैसे पे सरकार क्यों बावई लूट रही है, ये मेरे समझ के परे है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जनता के पैसे से वैक्सीन लगी तो सरकार का क्या क्रेडिट। वाह भाई, जब आप समाजवादी पार्टी सरकार में लैपटॉप बांट रहे थे तो अखिलेश यादव अपना पर्सनल चेकबुक से बांट रहे थे कि मेरे अकाउंट से निकालो और सबको बांट दो। जब आप वो कहते हैं कि हमने सड़क बनवा दी, ऐसी सड़क बनाई लखनऊ एक्सप्रेसवे कि कोई उसको जो है चलता है तो मजे में आ जाता है, तो वो क्या अपने पैसे से बनवाए थे कि वो भी जनता के पैसे से था? इस देश में कौन सा काम नेता अपने पैसे से करते हैं? जनता के पैसे से ही होता है। लेकिन करना भी तो होता है और उसमें पैसा कहीं इधर उधर ना जाए, ये भी तो देखना होता है। लेकिन ये लोग कहां भ्रम फैला रहे थे? इन्हीं के पार्टी के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा। उन्होंने बयानबाजी में यह कह दिया था कि जो लोग वैक्सीन ले लेगा वो तो नपुंसक हो जाएगा। एक बार वो भी सुनिए। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। बीजेपी की वैक्सीन, नपुंसक बनाने वाली वैक्सीन, जनसंख्या कम करने वाली वैक्सीन, इसीलिए कहा ना गूंगे का गुड़। ऐसी ऐसी बात बोल दी कि इसका बखानी नहीं हो सकता। और सोचिए कितना गंभीर था ये सब। अखिलेश यादव उस उत्तर प्रदेश में है जहां की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है और उसमें से बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में, जो इन नेताओं पर भरोसा करती है। अगर ग्रामीण इलाका जो है वो मान लेता कि नपुंसकता फैल जाएगी या बीजेपी की वैक्सीन है और नहीं लगवाएंगे, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ होता। वो तो शुक्र है कि वहां पर सरकार ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करा दिया। तो ये अखिलेश यादव थे। अब ममता बनर्जी के लिए एक मुहावरा निकालता हूं। ममता बनर्जी के लिए कौन सा मुहावरा है भाई? इनके लिए हिंदी में लाया हूं, बंगला में नहीं है। मुहावरा क्या है ममता बनर्जी के लिए? और इनके लिए मुहावरा है चांद पर थूकना। अब आप कहेंगे चांद पर थूकना का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, चांद पर थूकने का मतलब निर्दोष पर, यानी जिसका दोष नहीं है, निर्दोष पर दोष लगाना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके बताइए भैया। कौन बताएगा? खड़े होइए, अपने अपने ड्राइंग रूम में बताइए, हम बताते हैं। प्रयोग है कि बिना भेदभाव वैक्सीन के बंटवारे के बाद भी ममता बनर्जी के आरोप चांद पर थूकने जैसे थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वैक्सीन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने कहा 15 जुलाई 2021 को कि हमें 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। मतलब जैसे टारगेट किया गया हो कि बंगाल को नहीं देना है। जबकि इस देश में वैक्सीनेशन की सच्चाई यह है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां सबसे पहले दिया गया। महाराष्ट्र, जहां बीजेपी, अगर आप कह लीजिए कि भाई उनकी सरकार बनते बनती रह गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर भी सरकार नहीं बना पाए, फजीहत अलग हुई, उस महाराष्ट्र में भयंकर वैक्सीन बांटी गई। क्यों? क्योंकि वहां तो केस ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन यह दिखाया गया कि भाई भेदभाव हो रहा है वैक्सीन बांटने में। 5 अगस्त 2021 को ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात साइज में छोटा है, लेकिन उसे बंगाल से दोगुनी वैक्सीन मिली। 12 अगस्त 2021 को आपने कोविड टीके के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो अनिवार्य कर दी है। अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर को लगाएं, ये उन्होंने उस वक्त बयान दिया। अब इसका जरा टेस्ट भी कर लेते हैं। ये जो चांद पर थूकना, ममता बनर्जी जुलाई में
जुलाई में कितने डोज मांग रही थी? 14 करोड़ डोज मांग रही थी। 14 करोड़ डोज मांग रही थी ममता बनर्जी, और मोदी सरकार पर वैक्सीन के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा रही थी। लेकिन सच्चाई क्या है? बंगाल में अब तक 6 करोड़ 85 लाख डोज लग चुकी है। 6 करोड़ 85 लाख, और सिंगल डोज जो है वो 4 करोड़ 97 लाख है। डबल डोज जो है वो 1 करोड़ 88 लाख है। इनको चाहिए था 14 करोड़, इन्हीं को जुलाई में दे दे, बाकी लोग हवा में खेलेंगे, लेकिन चांद पर थूकना। ये सब क्या हुआ है 100 करोड़ तक पहुंचने में, आज सोचिए। और ये लोग आज साइलेंट मोड पर है। अब आप सोचिए। अब आपको बताता हूं केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी, इनके लिए कौन सा मुहावरा है भाई? अरविंद केजरीवाल जी के लिए केजरीवाल जी के लिए मुहावरा निकल कर आया है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। अब इसका मतलब क्या है भाई? तीतर बटेर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, आज बहुत लोग का मुहावरा में मजा आने वाला है, अधूरा ज्ञान होना। यानी जानकारी जो है वो आधी होना, 50%, और बाकी 50% अपने हिसाब से बना लेना। यानी आधा तीतर आधा बटेर। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो। बंटी तुम बताओ। तो बंटी उठ के कहेगा, राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी के दिए बयान तो आधा तीतर आधा बटेर जैसे थे। और ये कैसे थे आपको बताता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए बधाई दी। पहला काम तो चलो इन्होंने कम से कम बधाई दी, बाकी लोग तो सन्नाटे में थे। अरविंद केजरीवाल जी ने बधाई दी। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को सलाम किया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए अरविंद केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, उस उपलब्धि पर अरविंद केजरीवाल को भी भरोसा नहीं था। केजरीवाल जी के बयान सुनिए। 9 मई 2021, रोजाना 1 लाख टीके लग रहे हैं, जिसे 3 लाख रोजाना करने जा रहे हैं। दिल्ली को हर महीने 60 लाख डोज चाहिए। 22 मई 2021, हर महीने 80 लाख वैक्सीन चाहिए। हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। और ये उन्होंने बातें कही थी। एक बार उनको सुनिए, फिर आता हूं आगे की बात। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। अब इसको कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। कितनी वैक्सीन बन रही है, कैसे वैक्सीन और तेजी से बढ़ेगी, ये सब कुछ नहीं पता। इनको वैक्सीन लगाने में 2 साल लग जाएगी। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी वाला हाय तौबा नहीं मचा रहा था। ये 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में हाय तौबा मचा रहे थे कि इनको 2 साल लग जाएगा। इनके एक और नेता जो है वो उनसे भी आगे चले गए थे कि और ज्यादा साल लग जाएंगे। इनके जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो कह रहे थे हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है वो विदेश भेज दी। हाय तौबा, अरे बच्चों की वैक्सीन बनी नहीं थी, भेज किसके बच्चों की दी भाई? कौन से खोपचे में बना के बच्चों की वैक्सीन दे दी थी? और वो जो सो कॉल्ड बच्चों की वैक्सीन थी, उस वैक्सीन डिप्लोमेसी का नतीजा था कि जो वैक्सीन लग रही है आपको, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए है वो अमेरिका से भर भर के आया कि लीजिए आपने मदद की थी, आपको देते हैं। उस वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी का नतीजा था कि आज 100 करोड़ वैक्सीन लग रही है। याद रखिएगा। तो आधा तीतर आधा बटेर। अब आप खाइए बटेर और बटर चिकन, जो खाना खाइए, हम क्या बोले। अब कांग्रेस पार्टी का हाल आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुहावरा क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए मुहावरा है कांटों पर लोटना। कांटों पर लोटना। अब इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब होता है बेचैन हो जाना, बेचैन होना। इनको अब सेंटेंस बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देश को 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मनाता देख कांग्रेस तो मानो कांटों पर लोट रही है।
देश खुश है, देश कह रहा है 100 करोड़ लगाए, हो सकता है तीसरी लहर ना आए, ये तो खुशी का लम्हा है। एक डोज भी लगी है तो कम से कम प्रोटेक्शन है, हॉस्पिटल जाएंगे भी तो बच जाएंगे। 2 डोज लगी है तो और ज्यादा प्रोटेक्शन है। दुनिया वाहवाही कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यह प्रपंच है। सुनिए एक बार। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। पर मोदी सरकार जान ले कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने तो इसे उपलब्धि माना, लेकिन यह कहा कि यह कोई एक आदमी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के एक एक नागरिक को जाता है। लाखों डॉक्टरों को जाता है, लाखों नर्सों को जाता है, लाखों हेल्थ वर्कर्स को जाता है, हर देशवासी को जाता है, हर सरकार को जाता है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो किसी अन्य दल का शासित राज्य हो। हर संस्था को जाता है, हर राजनीतिक दल जाता है, क्योंकि सबने मिलजुल कर इसका मुकाबला करने में हर सभी लोग मिलजुल के इसमें सामने आए। तो देशवासियों का जो ये की मेहनत है, ये मेहनत का जो श्रेय, ये श्रेय कोई और नहीं लूट सकता, ये पूरे देश को इसका श्रेय जाता है। दीपेंद्र हुड्डा एकदम सही बात कर रहे हैं। ये देश का श्रेय है, ये किसी एक आदमी का तो है ही नहीं। यही बात तो हम भी कह रहे हैं, जब देश का है तो सब लोग तारीफ कीजिए, सब लोग बधाई दीजिए, लेकिन आप सन्नाटे के मोड में है, साइलेंट मोड में है आपके नेता लोग। गाली देने के लिए इस देश में एक ही आदमी है, जिसके पास कुछ हो जाए वो उस एक आदमी पे जाके ऐसे डांट पे खेलते ना, लीजिए और मार दीजिए। क्रेडिट देने के लिए एक आदमी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट की रेस में कांग्रेस कैसे आगे रही है वो आपको बताता हूं। क्रेडिट की जो रेस रहती है, क्रेडिट एक आदमी को नहीं देना चाहिए। हुड्डा साहब एकदम सही कह रहे थे, लेकिन क्रेडिट की रेस में कांग्रेस को देखिए जरा। क्रेडिट की रेस कांग्रेस अपने नाम पर, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 450 स्कीम चला रहे हैं ये लोग देश में, अलग अलग स्कीम। क्रेडिट नहीं लेना था तो वो स्कीम किसी और के नाम पर रखते ना भाई। खेल रत्न खिलाड़ी के नाम पर होने में तो 2021 आ गया, राजीव जी का नाम हटने और खिलाड़ी के नाम पर होने में 2021 आ गया। लेकिन क्रेडिट एक आदमी, एक परिवार को देना है तो कांग्रेस पार्टी देगी, आप नहीं दे सकते। प्रोजेक्ट, संस्थानों के नाम सब एक ही परिवार के नाम पर है। केंद्र और राज्य की योजनाएं जो हैं, करीब 64 योजनाएं जो हैं वो एक परिवार के नाम पर हैं, लेकिन एक आदमी को क्रेडिट नहीं देना है, कांग्रेस सिखाती है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफी ऐसे करीब करीब 28 हैं जो कि इस परिवार के नाम पर हैं, लेकिन क्रेडिट एक को नहीं देना है। शिक्षण संस्थान देश के अंदर जो कि चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार का जिक्र है, वो 98 हैं। अरे देते ना, पढ़ाने वाले इस देश में कम थे, उनके नाम पर रखते। क्रेडिट एक आदमी को देने में कोई बुराई नहीं है अगर आप कांग्रेसी। अस्पताल, मेडिकल इंस्टीट्यूट 39, जहां नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। सड़कों के नाम 74 सड़कों के नाम में नेहरू गांधी परिवार का जिक्र आ जाता है। एमजी रोड तो पता नहीं कितने शहरों में, और बाकी भी बहुत सारे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा ठीक कह रहे थे, एक आदमी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। हां, पर वो आदमी कांग्रेस के बाहर का होना चाहिए, बाकी आप दे सकते हैं। अपने नाम पर योजनाओं का नाम रखवा लेना क्रेडिट नहीं है तो क्या है? जिन नेताओं का खेल में कोई योगदान नहीं, उनके नाम से अवार्ड हैं, स्टेडियम, सड़क सब बना लिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज होने पर दुनिया भर से भारत को बधाई मिली। भारत का विपक्ष नहीं बोल पा रहा, खामोश है, लेकिन दुनिया भर में लगातार भारत को कैसे बधाई मिली वो देखिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहा है कि इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी, स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों को बधाई। अमेरिका भारत को बधाई दे रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में एक शानदार कोशिश। इजराइल, वो कह रहा है पीएम मोदी को इस सफलता के लिए बधाई। श्रीलंका, यह मुश्किल काम था, इसे पूरा करना भारत की बड़ी उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया, वो कह रहा है मैंने भी भारत में ही वैक्सीन ली है, बहुत बधाई।
ये दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग साइलेंट मोड में हैं, गन वाले। अच्छा, सिर्फ मोदी को श्रेय न मिल जाए, इस चक्कर में इस देश की उपलब्धियों पर खामोशी की एक परंपरा चल गई है 2014 से। यह पहला मौका नहीं है जब देश की उपलब्धि पर विपक्ष ने चुप्पी साधी। आप देखिए, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जश्न मनाने, उसमें खुश होने कि हमने जवाब दिया, उसकी बजाय सवाल जवाब वगैरह, हमने किया था, तुमने किया था, नहीं किया था, क्या किया था, वीडियो दिखाओ, प्रूफ दो, ये सब चला सर्जिकल स्ट्राइक पर। उसके बाद एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में कहां बम गिरा के आए हो, दिखाओ, बताओ, ये सब चला। 370 हटा, कोई खुशी नहीं। वैक्सीन को लेकर 100 करोड़ डोज लग गए, कोई खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं क्रेडिट एक आदमी को ना चला जाए। राम मंदिर को लेकर इतने नए नए जने उधारी देश में घूम रहे हैं, किसी को कोई खुशी नहीं। ओलंपिक में मेडल आया, उसमें भी कि भाई मोदी जी जो है वो इवेंट कर रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। अरे भाई, खिलाड़ियों के लिए वो टॉप्स योजना आई और उनसे मिलने से जो मनोबल बढ़ा, उसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये सारी चीजों पर साइलेंट मोड नेताओं का, या तो साइलेंट मोड में आ जाते हैं या क्वेश्चन मोड में आ जाते हैं। क्वेश्चन मोड कि पूछते रहो, सवाल पूछते रहो, कहीं जो है क्रेडिट जो है वो एक आदमी को न चला। अब 100 करोड़ वैक्सीन जो है लगना, 100 करोड़ डोज के मायने समझिए, 100 करोड़ डोज के मायने। और ये आपको इसलिए समझना चाहिए कि आपको समझ में आएगा कि क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। एक तो वैक्सीनेशन इतने बड़े स्केल पर नहीं होता, दुनिया भर में लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं ये सुन के कि 140 करोड़ लोगों को देना है, वो हमने किया। और अगर ये नहीं होता तो थर्ड वेव जो अभी नहीं दिख रही है, हो सकता आ जाए, मैं नहीं कहता कि नहीं आएगी, लेकिन अभी कम से कम दूर है, नहीं दिख रही, डेथ नहीं हो रही, कई जगहों पर केसेस नहीं है। ये अच्छी चीज जो हुई है, इसमें वैक्सीनेशन का योगदान है। लेकिन अगर वो थर्ड वेव आ गई होती तो सोचिए क्या होता। कम से कम 10 करोड़ नौकरी पर खतरा, ये होता। एक अनुमान है ये सब, ये कोई फैक्चुअली एकदम यही डेटा ऐसा नहीं है, लेकिन तीसरी लहर आती, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता तो 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खतरे में पड़ती, कंपनियों के लिए झेलना मुश्किल हो जाता। जीडीपी जो है वो 5% नीचे चली जाती। आज जिस जीडीपी के लिए लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि भारत जो है वो सबसे तेजी से दुनिया में आगे बढ़ेगा, वो जीडीपी 5% नीचे चली जाती। महंगाई दर, आज जिसके लिए कहा जा रहा है कि महंगाई है, महंगाई दर जो है वो दोगुनी हो जाती है अगर तीसरी लहर आती, दोगुनी। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, और ये कम से कम कह रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा मौत का खतरा रहता। इतना प्रिपरेशन के बाद भी, इतनी तैयारी के बाद भी अगर तीसरी लहर आती। स्कूल दोबारा खुलने में महीनों लग जाते हैं, बच्चे आपके घर बैठे रहते, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। यह सब होता अगर 100 करोड़ डोज आज जिस हालत में है, हम बेहतर स्थिति में। अभी भी कह रहा हूं कि यह नहीं कह रहा कि थर्ड वेव नहीं आएगी, अपनी जिम्मेदारी समझिए, वैक्सीन लेने के बाद भी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहन के चलिए। लेकिन कम से कम अभी फिलहाल हम इन चीजों से दूर दिख रहे हैं, तो दूर दिख रहे हैं तो अभी तो कम से कम खुश हो जाएं। और अब आखिर में जनता के लिए मुहावरा, नेताओं के लिए, सबके लिए बता दिया, अब जनता के लिए मुहावरा है। और जनता के लिए मुहावरा है, आपके लिए है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना। अब आप कहेंगे मैं तो चश्मा लगाता हूं, अरे चश्मे वाले हों या बिन चश्मे वाले हों, सब गिन लेते हैं अगर पब्लिक है। यानी मतलब है जो जैसा है उसको पहचान लेना, पहचान लेना। और आज पब्लिक जो है वो उड़ती चिड़िया के पर गिन रही है। इसी का नतीजा है कि इतना भ्रम फैलाने के बाद भी 100 करोड़ वैक्सीन लगती है। पब्लिक उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, इसलिए नतीजा यह है कि न चाहने के बावजूद भी लोग बाहर निकलते हैं और वैक्सीनेशन की इस खुशी को मनाते हैं। सरकार ने कैसे उसके लिए तूफान में किश्ती निकाल के लाने जैसा होता है, कोरोना में वैक्सीन लाना, थर्ड वेव को कमोवेश रोकना,
रुक जाएगा, ये 100% दावा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दूर दिख रहा है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि उन्हें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि थर्ड वेव अब शायद ना आए। आज मेरे शो में बोले कि अगर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन और बढ़ती ना जाएगी तो संभव है कि ना आए। तो जनता को पता है कि प्रपंच कौन करता है, काम कौन कर रहा है, उसे पता है कि ढोंग किसका है, दिन रात बिना थके बिना रुके मेहनत कौन कर रहा है। यानी उड़ती चिड़िया के पर फर 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 गिने जा रहे हैं। लेकिन मैं आखिर में यही कहूंगा इस चैप्टर के कि टारगेट को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान उन हेल्थ वर्कर्स का रहा जो दुर्गम और मुश्किल जगहों पर पहुंचे। पहाड़ चढ़ना पड़ा तो चढ़े, नदी पार करनी पड़ी तो किया, नाव के जरिए भी जाकर वैक्सीन लगाई, समंदर के बीच टापुओं तक पहुंचे ताकि हर किसी को वैक्सीन लगाई जा सके। ये सारी चीजें और ये सारी चीजें हुई, इसलिए आज ये 100 करोड़ का आंकड़ा है। तो सबको सल्यूट है। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम अकबर का चैप्टर आपको बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि अकबर की ढाई माँ माहम अनगा काबुल से दिल्ली लौट आई थी और उसी के साथ अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम भी दिल्ली आ गई थी। अकबर पर माहम अनगा अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और बैरम खान को मुगल साम्राज्य में लगभग किनारे कर दिया था। अकबर की गैर मौजूदगी में माहम अनगा ही सारे फैसले लेती थी। माहम अनगा का बेटा अधम खान ताकत के नशे में बेकाबू हो रहा था। इस दौर में अकबर पर भी कई बार जानलेवा हमले हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके आगे बताता हूं। अकबर पर हुए हमलों से मुगलों में खलबली मच गई थी। कई मुगल सरदार दबी जुबान में यह भी कहते थे कि इन हमलों के पीछे माहम अनगा का हाथ है, लेकिन खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा था। साम्राज्य पर माहम के बढ़ते प्रभाव के कारण और अकबर की करीबी होने की वजह से सारे दरबारी और सरदार खामोश थे। 1561 की शुरुआत तक माहम अनगा बैकडोर से सत्ता चला रही थी। उसका बेटा अधम खान प्रमुख मुगल दरबारी बन चुका था। अधम खान को अकबर अपने भाई की तरह मानता था। अधम खान की कई गलतियों को अकबर नजरअंदाज करता था कि चलो भाई जान दो। माहम अनगा के कारण अधम खान अभी तक बचा हुआ था। उसी दौर में अकबर के सामने मालवा और रानी रूपमती का जिक्र हुआ। इतिहासकार राम सिंह शेखावत के अनुसार एक दिन अकबर दरबार में बैठा था और उस वक्त एक सलाहकार ने उसे मालवा की रानी रूपमती के बारे में बताया। रानी रूपमती के बारे में जानने के बाद अकबर ने मालवा पर हमला करने का फैसला किया। यह साल 1561 का समय था। अकबर 18 साल का होने वाला था। वो साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। रानी रूपमती तो केवल बहाना थी। मालवा पर हमला करने का एक और कारण था। मालवा को मध्य भारत का गेटवे कहा जाता था। मध्य भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए मालवा जीतना जरूरी था। हुमायूं के समय में मालवा मुगलों के अधीन था। शेरशाह के दौर में मालवा स्वतंत्र हुआ। शेरशाह ने शुजात खान को मालवा का शासक बनाया। शुजात खान के बाद उसका बेटा बाज बहादुर राजा बना। रानी रूपमती इसी बाज बहादुर की पत्नी थी, जिसकी खूबसूरती का बखान अकबर के सामने किया गया। मालवा के खिलाफ युद्ध की खबर माहम अनगा को मिली। माहम अनगा अपने बेटे अधम खान की तरक्की चाहती थी। माहम ने अकबर को इस बात के लिए राजी किया कि वो अधम खान को मालवा भेजे। मालवा के खिलाफ युद्ध में अधम खान सेनापति बनाया गया। अधम खान मुगल सेना के साथ मालवा के लिए रवाना हुआ। मुगल सेना मालवा की राजधानी सारंगपुर की तरफ बढ़ी। तब तक मुगलों के हमले की खबर बाज बहादुर को मिल चुकी थी। बाज बहादुर और उसकी फौज युद्ध लड़ने की आदी नहीं थी। 29 मार्च 1561 को सारंगपुर से 20 मील दूर युद्ध हुआ। विशाल मुगल सेना के सामने मालवा की सेना नहीं टिक पाई। मालवा के साथ मुगलों के युद्ध का फैसला 1 घंटे में हो गया। मतलब इंस्टेंट युद्ध। मुगलों से युद्ध में हार के बाद बाज बहादुर निमाड़ भाग गया। बाज बहादुर ने पहले ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि अगर युद्ध में हार हो जाए तो हरम की सभी बेगमों का कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मुगल फौज हरम तक पहुंच गई थी और रक्षकों को बेगमों को कत्ल करने का भी समय नहीं मिला।
मालवा की जिस रानी रूपमती का जिक्र कर रहा था उसे अकबर के सामने किया गया। वो बच निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा था कि उसे पकड़कर अधम खान के हवाले कर दिया जाएगा। रानी रूपमती अपने बचने का उपाय सोच रही थी। बाकी की कई बेगमों को अधम खान ने पकड़ लिया था। पकड़े जाने से बेहतर रानी रूपमती ने मरने का फैसला किया और रानी रूपमती ने जहर खाकर अपना जीवन खत्म कर लिया। जीत के बाद अधम खान ने लूट का माल अपने पास रखा और लूट का काफी कम हिस्सा आगरा भेजा। अधम ने मालवा की कई बेगमों को भी आगरा नहीं भेजा था। मालवा पर मुगलों की जीत हो चुकी थी, लेकिन अधम खान ने जिस तरह से मालवा में लूटपाट मचाई थी और जिस तरह से औरतों के साथ बर्ताव किया था, यह खबर अकबर तक पहुंच चुकी थी। अकबर को यह भी पता चल चुका था कि लूट का ज्यादातर माल अधम ने अपने पास रखा है। ऐसी चीजें छिपती थोड़ी। अब उस वक्त किसी ने व्हाट्सएप नहीं किया होगा, लेकिन खबरी तो सबके रहते हैं। महामनगा को इस बात की आशंका थी कि अकबर उसके बेटे अधम खान को सजा दे सकता है। क्या अकबर ने अधम खान को सजा दी? क्योंकि भाई महामनगा से तो बहुत लगाव था और अब तक उन्हीं की वजह से अधम बच रहा था। या अपने बेटे को बचाने में वो फिर से कामयाब हो गई? थोड़ा सस्पेंस, अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए न्यूज की पाठशाला में इतना ही। #न्यूज की पाठशाला पर ट्वीट करके आज के शो और आप कौन से विषय पे चाहते हैं कि हम क्लास लगाएं, जरूर बताइएगा। नमस्कार।